Good evening, students. Hi, I'm Anusha Srivastava, and you are watching Anuraja Nursing Classes. So, here we are going to discuss our first topic on the very auspicious day, which is Teachers' Day, right? So, we are going to discuss about newborn assessment. Okay, so it is very interesting to study for newborn because we are all our class is also just a beginning classes, right? And newborn is also a beginning of life. So we are going to discuss about newborn assessment. So newborn assessment is a kind of assessment which we are going to do for the newborn, right? तो न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो न्यूबॉर्न असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, हम न्यूबॉर्न का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूबॉर्न का हम स्टार्टिंग में जब न्यूबॉर्न जस्ट डिलीवर होता है उस टाइम पे हमें बेसिकली 3 असेसमेंट्स करने होते हैं। देन हम न्यूबॉर्न का एट 24 आवर पे असेसमेंट करते हैं एंड देन रेगुलर रूटीन में असेसमेंट करते हैं एंड देन लास्टली हम डिस्चार्ज के टाइम पे न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं और उसके बाद जब बेबी फॉलो अप के लिए आता है उस टाइम पे भी हम न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं। तो न्यूबॉर्न असेसमेंट ज़रूरी क्यों है? तो न्यूबॉर्न असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम न्यूबॉर्न के टाइम मतलब जब बच्चा अपने न्यूबॉर्न स्टेज पे होगा उस टाइम पे बेबी को रिवाइव करना है या फिर बेबी को कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो कि बाद में बेबी को आइडेंटिफाई हो, वो न्यूबॉर्न के टाइम पे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं या फिर रिफ्लेक्सेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि बेबी को फ्यूचर में कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल या फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? So, at what are the time we will do newborn assessment? मतलब टाइम ऑफ असेसमेंट क्या क्या होना चाहिए? सो टाइम ऑफ असेसमेंट तो बेसिकली 2 टाइम पे असेसमेंट करेंगे। फर्स्टली एट प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे बर्थ हुआ है, जैसे ही बर्थ हुआ है तुरंत ही हमें असेसमेंट करना है। एंड नेक्स्ट क्या करना है हमें? पोस्टनेटल असेसमेंट करना है, ठीक है? पोस्टनेटल असेसमेंट नॉट फॉर मदर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टनेटल असेसमेंट मतलब आफ्टर द डिलीवरी बेबी का बाद में जो हम असेसमेंट करेंगे, here we are talking about that only. Okay, तो पोस्ट नेटल असेसमेंट कब करेंगे? 3 टाइम्स पे करेंगे अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है बच्चों? हॉस्पिटल डिलीवरी, राइट? हॉस्पिटल डिलीवरी, सीएचसी पे डिलीवरी हो रहा हो या फिर रिगार्डिंग कोई भी क्लिनिक पे डिलीवरी, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, राइट? तो कब कब करना है? एट 24 आवर्स पे करना चाहिए, ठीक है? या फिर नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं पर हमें 24 आवर विद इन द 24 आवर्स हमें एक न्यूबॉर्न असेसमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम पे करना चाहिए एंड देन कब करेंगे? विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ एज ऑफ बेबी, मतलब 4 से 6 वीक का बच्चा हो जाएगा उस टाइम पे हमें फॉलो अप के लिए बुलाना है और न्यूबॉर्न असेसमेंट करना है, राइट? अब जिनका होम डिलीवरी होता है तो यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते होम डिलीवरी, क्यों? क्योंकि अगर मदर को कोई केसेस हो गए जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के टाइम पे पीपीएच आ गया, ठीक है, इमीडिएट पीपीएच, राइट, पोस्टपार्टम हैमरेज, तो उस टाइम पे हम इसलिए हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हम होम में मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर उसी के लिए हम होम डिलीवरी लेकिन अगर जो मदर है वो होम डिलीवरी हो गया होम डिलीवरी मदर को, वो किसी भी रीज़न की वज़ह से हो सकता है, मे बी मदर के पास इतना वो मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो या फिर अदर कोई भी रीज़न हो कि होम डिलीवरी हो गया, तो हमें होम डिलीवरी पे कब-कब करना है? विदिन 3 डेज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है? न्यूबॉर्न जैसे ही 3 डे का होगा उसके अंदर-अंदर हमें 1 असेसमेंट पूरा करना है, ठीक है? और जो 2 असेसमेंट होंगे वो फर्दर कब होंगे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में फ़ॉलो अप के लिए बुलाएँगे, ओके? तो बेसिकली हमें कितने असेसमेंट करने हैं? एट प्लेस ऑफ बर्थ एंड पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। तो एट द प्लेस ऑफ बर्थ जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हमें क्या-क्या क्या-क्या असेसमेंट करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राई असेस करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे असेस? क्राई। क्राई क्यों असेस करते हैं? यूजुअली सब कहते हैं ना कि बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, ठीक है? हम कहते हैं ना बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, क्राई कर नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रोना का मतलब है? नहीं, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है,
इसके पीछे बेसिक रीजन है, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, इट मीन्स बच्चे को जो कूल इन्वायरमेंट की वजह से यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा जब डिलीवर होता है तो उस टाइम पे बच्चे को कूल इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर जब बच्चा रहता है तो बच्चे को हॉट इन्वायरमेंट मिलता है, वार्म इन्वायरमेंट। उस टाइम पे जब बेबी फिर बाहर आता है, कूल इन्वायरमेंट मिलता है, वो जो कूल एयर होती है जब बेबी को टच करती है, ठीक है, तो बेबी का फर्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट रेस्पिरेशन कैसे स्टार्ट होगा, कूल एयर जाएगी हमारे नेजल पाथवे के थ्रू हमारे एल्वोलाई में, एल्वोलाई से क्या होगा, सरफेक्टेंट रिलीज होगा। एल्वोलाई जब बेबी इंट्रायूट्राइन से जस्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन आता है, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में आते हैं, तो एल्वोलाई कंस्ट्रक्ट रहती है। उस टाइम पे जब कूल एयर जाके एल्वोलाई पे टच करेगी तो क्या होगा, एल्वोलाई सरफेक्टेंट सिक्रीट करेगी, ठीक है, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट सिक्रीट होगा। फिर ये जो सरफेक्टेंट है वो क्या करेगा, एल्वोलाई को डायलेट करेगा, ठीक है। एल्वोलाई जब डायलेट हो जाएगी उस टाइम पे फिर फर्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, और ये जो फर्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है उसी की वजह से क्या करता है बेबी, क्राई करता है। तो बेबी का गुड क्राई कैसा है, फर्स्ट क्राई कैसा है, गुड है, वीक है, नो क्राई है, इस पे डिपेंड करता है कि बेबी को रिवाइव करना है या नहीं करना है, ठीक है। बेबी हेल्दी है या बेबी इल है, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट कितना होगा यूजुअली बेबी का, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, ओके। इट कैन बी 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट डिपेंडिंग ऑन द वेरियस बुक। अगर आप पारुल दत्ता देख रहे हैं, आप रिम्पल शर्मा देख रहे हैं, तो डिग्री वेरी करेगी, पर विद इन द 30 to 40 और 50 ब्रीथ पर मिनट ही आएगा, ठीक है। हार्ट रेट पर हार्ट रेट न्यूबॉर्न का कितना होता है, 120 to 140 बीट पर मिनट। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 120 to 160 बीट पर मिनट। अगर 110 बीट पर मिनट भी है तो भी बेबी नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी क्या है, 100 बीट पर मिनट के नीचे आ रहा है अगर पल्स रेट, तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन। उस टाइम पे हमें बेबी को रिवाइव करने के लिए हमें फर्दर न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। स्किन कलर मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेजर होता है। क्यों, क्योंकि अगर स्किन कलर से हम पता कर सकते हैं कि बेबी प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड है या नहीं है। अगर देखिए स्किन कलर, अगर यूजुअली क्या होता है, एक टर्म है एक्रोसाइनोसिस, ठीक है। क्या टर्म है, एक्रोसाइनोसिस। तो एक्रोसाइनोसिस क्या होता है कि जब बेबी जस्ट डिलीवर होता है तो उस टाइम पे बेबी के जो एक्सट्रीमिटीज है, मतलब हैंड्स और लेग्स है, वो क्या होंगे, ब्लूइश कलर होंगे। एंड जो बेबी का एक्सियल बॉडी है, एक्सियल मतलब हेड एंड थोरैक्स एरिया, वो कैसा होगा, प्योरली पिंक होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसाइनोसिस। मे बी एक्रोसाइनोसिस हो सकता है, बट एक्रोसाइनोसिस क्या है, कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि विद इन द 1 or 2-3 मिनट्स क्या होगा, एक्रोसाइनोसिस अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, बेबी का फुल्ली बॉडी क्या हो जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा, ओके। सो these are the things we have to these are the things we have to assess during or sorry at the time of birth, okay। so what are the initial assessments we can do, तो first of all तो हमने देख लिया at the immediate after birth या at time of birth हम क्या क्या assess करेंगे, क्या क्या assess करेंगे, cry, respiration, pulse rate and skin color, 4 things, okay। then हम assess करेंगे क्या, अपगार scoring, we will discuss about अपगार scoring also। then हमें क्या discuss करना है, review of maternal and perinatal history। जैसे हमने जैसे ही बेबी न्यू डिलीवर हुआ, हमने क्या किया, इमीडिएट बर्थ असेसमेंट किया। फिर हमने क्या किया, अपगार स्कोरिंग, 2 टाइम अपगार स्कोरिंग करते हैं, कब कब, एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, मैटरनल एंड पेरीनेटल हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे, मतलब फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें कंफर्म हो सके, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, हम श्योर नहीं है, या फिर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो बेबी हमारे यहाँ आया है, ठीक है, जो बेबी हमारे यहाँ आया है, मे बी उसकी डिलीवरी हमारे यहाँ ना हुई हो, राइट। तो हमें रिव्यू ऑफ मैटरनल एंड पेरीनेटल हिस्ट्री फिर से लेनी रहे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज, कैसे करेंगे, बैलर्ड स्कोर है हमारे पास, राइट, उससे हम असेस करेंगे जेस्टेशनल एज को, ठीक।
देन हम क्या करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये हम लेंगे फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ओके, डिटेल हेड टू फुट एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। हेड टू फुट एग्जामिनेशन जो हमारा नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हमें वो करना है। तो हमें ये 6 जो असेसमेंट्स हैं वो हमें प्रॉपरली अच्छे से करना है। और जो हमारा 4, 5, 6 असेसमेंट है वो जब बेबी स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा, अगर बेबी स्टेबल कंडीशन में नहीं है तो जब बेबी स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। और अगर बेबी स्टेबल है, स्टेबल मतलब हेल्दी है, उस टाइम पे हम एट द टाइम विद इन द 24 आवर्स कर सकते हैं। ओके, सो हैव यू गॉन थ्रू अबाउट इनिशियल असेसमेंट? क्लियर? आई होप सो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और वो क्लियर हो गया है, राइट? सो वी आर मूविंग टू एब्गार स्कोरिंग। ओके, सो एब्गार स्कोरिंग किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया अब्गार। ओके, अब्गार में 5 कंपोनेंट्स होते हैं या 5 क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। ये जो APGAR है इसका अपना अपना मतलब है, राइट? ए फॉर अपीयरेंस, ठीक है, ए फॉर क्या है? अपीयरेंस, कि बेबी दिख कैसा रहा है, मीन्स स्किन कलर, राइट? तो अगर बेबी स्किन कलर बेबी का ब्लू पेल है, ठीक है, पूरा बॉडी ब्लू है एंड पेलिश कलर का है, इट मीन्स हम बेबी को 0 मार्किंग देंगे। यूजुअली क्या होता है, जो अब्गार स्कोर होता है उसकी रेटिंग होती है 0 to 10, ठीक है। रेटिंग क्या है? 0 to 10, ठीक। टाइम कब कब करेंगे? एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट, ठीक है। जो 1 मिनट होता है वो अब्गार स्कोरिंग क्या होगा, उतना रिलायबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी एक्रोसाइनोसिस के बारे में, राइट? जो 5 मिनट का अब्गार स्कोर होता है वो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट रिलायबल होता है, उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं बेबी को, ठीक है। तो अब्गार स्कोरिंग में फर्स्ट क्या था? अपीयरेंस। 0 कब मार्किंग देंगे? जब पूरा बॉडी ब्लू होगा, ठीक है। 1 कब देंगे? जब बॉडी पिंक होगा एंड एक्सट्रीमिटीज ब्लू होंगे, ठीक है। 2 कब देंगे? जब बेबी का बॉडी पूरा ही पिंक होगा, अच्छा सा पिंकिश कलर का बॉडी दिखेगा, राइट? देन हम देखेंगे पल्स, ठीक है, AP, P फॉर पल्स। पल्स अगर एब्सेंट है इट मीन्स हम क्या मार्किंग देंगे? 0। पल्स अगर स्लो है एंड 100 बीट पर मिनट के नीचे है, बिलो है, तब हम क्या मार्किंग देंगे? 1। अगर पल्स 100 से ज्यादा है तो हम क्या मार्किंग देंगे? 2। ओके, ग्राइमेस। ग्राइमेस में हम देखेंगे बेबी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नो फेशियल रिस्पॉन्स है, तो हम क्या देंगे? 0। अगर ग्राइमेस दिख रहा है इट मीन्स हम सॉरी बेबी को क्या देंगे? 1 मार्किंग। एंड अगर बेबी क्राई कर रहा है तो हम क्या देंगे? 2 मार्किंग, ठीक है। अगर बेबी की देन हम APGA, A फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी अगर फ्लैसिड है, लचीला है बेबी, ठीक है, फ्लेक्शंस नहीं है, सॉरी फ्लेक्शंस बहुत ज्यादा फ्लेक्शन नहीं है, बेबी के पूरे हैंड एंड लेग्स क्या है? एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मीन जो बॉडी का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, एक्सटेंडेड है बेबी का एक्सट्रीमिटीज। इट मीन्स क्या है, बेबी को हम कितना मार्क्स देंगे? 0 देंगे। ऐसा कब होता है बेबी? यूजुअली प्री मेच्योर के टाइम, ठीक है, प्री मेच्योर के टाइम या बेबी का अगर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे टाइम पे बेबी का जो एक्टिविटी होगी, जो हैंड्स एंड लेग्स होंगे, एक्सट्रीमिटीज होगी, वो कैसी होगी? एक्सटेंडेड होगी, फ्लैसिड होगी, फ्लेक्शन नहीं होगा। यूजुअली जब बच्चे पैदा होते हैं तो कैसा होता है? फ्लेक्शन होता है, उसके हाथ और पैर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, राइट? तो हम कितना मार्क देंगे? 0 मार्क देंगे। अगर कुछ फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कितना मार्क देंगे? 1। अगर एक्टिव बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है तो हम कितना मार्क देंगे? 2, ठीक है। नेक्स्ट APGAR, आर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो कितने मार्किंग देंगे? 0। स्लो है, इरेगुलर है, देन 1। गुड है और क्राई भी अच्छा कर रहा है, देन 2, ठीक है। फिर टोटल जो अब्गार स्कोर का स्कोर आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन अगर 10 आता है, क्योंकि रेटिंग हमारी 10 हाईएस्ट है, राइट? तो अगर 10 आएगा तो बेबी बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में है, राइट, मतलब बेस्ट है, हेल्दी है। 7 to 10 आता है मतलब बेबी को एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ज्यादा एडजस्टमेंट करने की दिक्कत नहीं हो रही है, नो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। 4 to 6 आ रहा है मतलब मॉडरेट डिफिकल्टी है बेबी को और माइल्ड डिप्रेशन है।
अगर 3 या 3 से कम आ रहा है, इट मीन्स क्या है, बेबी को सीवियर डिफिकल्टी है एंड सीवियर डिप्रेशन है. एट दैट केस we have to revive the patient, we have to give CPR, we have to give newborn resuscitation, right? So we will do accordingly. Okay, then जो 5 मिनट का हम अबगास कोड लेते हैं, वो बेबी को कोरिलेट करता है क्या, बेबी का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जब बेबी 1 ईयर का होगा. ओके, तो अगर बेबी 5 मिनट पे अगर बेबी का स्कोर 3-4 आ रहा है, इट मीन्स 1 ईयर पे उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कुछ डिफरेंट हो सकता है, राइट? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर review of maternal and perinatal history. We already learned about the 6 major steps of newborn resuscitation. So here we are going to discuss about maternal history and perinatal history. So maternal history, we have to know the age of the mother. ठीक है, अगर 35 के above है mother, ठीक है, तो क्या होगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एल्डरली प्रेगनेंसी, ठीक है, हो सकती है. एल्डरली प्रेगनेंसी उसको हम कहते हैं जब 35 इयर्स की एज के अबव होती है, और एल्डरली प्रेगनेंसी वन काइंड ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है. ठीक है, पीपीएच का केस बढ़ जाएगा. ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है. ओके, एंड डाउन सिंड्रोम हो सकता है बेबी को, राइट? अदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है. ऐसा हमें ज्यादातर देखने को मिलता है. ठीक है, एट 35 इयर्स के अबव एज पे प्रेगनेंसी हुई है, कंसीव हुई है. तो ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, आरएच फैक्टर एंड आरएच नेगेटिविटी चेक करेंगे, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है वो असेस करेंगे. ठीक है, ब्लड सैम्पलिंग कर लेंगे इसी टाइम पे, राइट? ब्लड ग्रुप अगर, क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो, अगर कंडीशन थोड़ा वर्स हो रहा है तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप भी, ब्लड पैकेट्स भी मंगा लेंगे. ठीक है, अगर कोई दिक्कत दिख रही है हमें तो पीपीएच के चांसेस आ रहे हैं. ठीक है, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उस टाइम पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल कर सकते हैं. ठीक है, क्रोनिक इलनेस चेक करेंगे कि मदर को कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है. ठीक है, डायबिटीज हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया. हाइपोथायरॉयडिज्म में बेबी क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड होने के चांसेस होते हैं. सो वी हैव टू चेक ऑल दिस. ओके, प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री चेक करेंगे, प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री चेक करेंगे, राइट? फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, राइट? अब नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो एसेस करेंगे, आस्क करेंगे. ठीक है, पेरिनेटल हिस्ट्री चेक करेंगे. पेरिनेटल हिस्ट्री में क्या करेंगे, जेस्टेशनल एज, बेबी का जेस्टेशनल एज क्या था. यूजुअली 37 to 40 वीक्स पे बेबी को डिलीवर होना चाहिए, राइट? उसको हम कहते हैं टर्म बर्थ. अगर 37 के पहले हो रहा है तो प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योर बेबी, राइट? अगर 42 के बाद हो रहा है मतलब पोस्ट टर्म बर्थ. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर का ड्यूरेशन कितना था वो असेस करेंगे. ठीक है, नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग है या प्रोट्रैक्टेड है, ठीक है, या प्रेसिपिटेट है, वी हैव टू असेस दैट. एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा आया, जब बेबी ये, जब मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा आया. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन आया या क्लियर आया या फिर ग्रीनिश कलर का आया. ठीक है, एट that will also indicate about the new, why we are assessing this. amniotic fluid का तो कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बट है. क्यों है, क्योंकि अगर ग्रीनिश कलर का amniotic fluid है, इट मीन्स बेबी ने जो फर्स्ट स्टूल पास किया जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, वो कहाँ पे है, मदर के यूट्रस में पास किया है. बेबी एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेट करेगा तो बेबी को क्या हो जाएगा, मिकोनियम एस्पिरेटेड सिंड्रोम. ठीक है, मिकोनियम एस्पिरेटेड निमोनिया भी हो सकता है. सो वी हैव टू चेक. ठीक है, amniotic fluid का कलर अगर गोल्डन आ रहा है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, एंड अदर थिंग्स वी हैव टू असेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी चेक करेंगे, कौन सी डिलीवरी है, एनवीडी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, LSCS है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या फोर्सेप डिलीवरी है, या वेंटोस डिलीवरी है. वी हैव टू चेक दैट. ठीक है, अगर कब चेक करेंगे, अगर हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, देन वी डोंट हैव टू चेक बिकॉज वी नो, वी विल नॉट आस्क. लेकिन अगर हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो रही है, नहीं हुई थी, बट बेबी आया हमारे हॉस्पिटल में फॉर सम व्हाट रीजंस, देन वी हैव टू आस्क विद द मदर और और her family members. Then
सेडेशन यूज किया गया था ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। LSCS में सेडेशन या फिर एनेस्थीसिया यूज की जाती है, सो वी हैव टू आस्क, ठीक है। रिससिटेशन रिक्वायर्ड था कि नहीं, अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं कर रहे हैं असेसमेंट उस टाइम पे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का पेशेंट नहीं है, मदर नहीं है, तो हम पूछेंगे कि रिससिटेशन रिक्वायर्ड था क्या ड्यूरिंग just after the birth, we have to ask, okay. Then fourth point is assessment of gestational age at birth. So gestational age हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीगल्स फॉर्मूला, ओके। क्या फॉर्मूला है, नीगल्स फॉर्मूला। नीगल्स फॉर्मूला में क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब LMP, ठीक है, वो कब आया था। अब जिसको 30 अप्रैल को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, ठीक है, तो उसको हम प्लस करेंगे 9 मंथ, ठीक है। अप्रैल से 9 मंथ प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज किसका, LMP से, ओके। देन वी विल गेट द EDD, ठीक है, व्हाट वी विल गेट, EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके। सो हम नीगल्स फॉर्मूला से असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज कर सकते हैं। देन वी कैन आल्सो असेस द जेस्टेशनल एज बाय असेसिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द womb, बेबी, ओके, न्यूबॉर्न, ठीक है। बेबी का अगर स्किन, ठीक है, बेबी के स्किन में अगर बहुत ज्यादा लैनुगो प्रेजेंट है, लैनुगो मतलब फाइन हेयर्स, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, लैनुगो अपीयर होता है इंट्रायूट्राइन में, ठीक है, पर एट द टर्म क्या होगा, लैनुगो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगर बेबी प्री मैच्योर है, ठीक है, अगर बेबी प्री मैच्योर है तो बेबी को एबंडेंट फॉर्म में लैनुगो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कहाँ पे, चेस्ट एरिया में, बैक एरिया में, राइट, बटक्स एरिया, बटक्स के जस्ट अबव, ठीक है, एबंडेंटली प्रेजेंट होंगे मतलब बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो उससे हम कह सकते हैं कि बेबी प्री मैच्योर है। बेबी के पाम एंड सोल में बहुत ज्यादा क्रीजेस नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बेबी के जो ब्रेस्ट निपल्स हैं वो 5 mm से कम होंगे अगर बेबी प्री मैच्योर है, ठीक है। अगर फीमेल बेबी है, ठीक है, तो जो क्लिटोरिस होगा वो कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा, किसमें, प्रीमेच्योर बेबी में। अगर क्लिटोरिस एक्सपोज नहीं है, इट मींस बेबी टर्म बेबी है, ठीक है। अगर मेल बेबी है, ठीक है, मेल बेबी है तो स्क्रोटम कैसा होगा अगर प्रीमेच्योर रहा, तो लेस पिगमेंटेड, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगे। लेकिन अगर टर्म बेबी है तो स्क्रोटम हाईली पिगमेंटेड होगा, साथ ही साथ टेस्टिस डिसेंड हुए होंगे, ठीक है, स्क्रोटम में ही टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। इन सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें बेबी का मेच्योरिटी पता चल जाएगा कि बेबी टर्म बेबी है या प्री टर्म बेबी है, ठीक है। नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस से भी हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है, रिलायबल मतलब जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, न्यूरोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैन गेट फ्रॉम बैलर्ड स्कोर, ठीक है, बैलर्ड स्कोर, ठीक है। ये बैलर्ड स्कोरिंग सिस्टम है, इसकी लीस्ट जो स्कोर है वो -10 है। कब -10 आती है, जब बेबी 20 वीक्स का होता है। और हाईएस्ट स्कोर इसका कितना है, 50, ठीक है। कब आएगा, जब बेबी 44 वीक्स का होगा, पोस्ट। ओके, सो बैलेट स्कोर में बेसिकली हम 6 चीजें असेस करते हैं, सॉरी 7 चीजें असेस करते हैं, ठीक है, 6 ही चीजें असेस करते हैं, ठीक है। पहला है पोस्चर, बेबी का पोस्चर कैसा, अगर बेबी के हैंड्स एंड लेग्स क्या है, एक्सटेंडेड है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, बेबी के हैंड्स एंड लेग अगर एक्सटेंडेड है तो हम कितना मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स। अगर बेबी मतलब हैंड्स एंड लेग एक्सटेंडेड है मतलब क्या है, बेबी प्री मैच्योर है और बेबी एक्टिव नहीं है और बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, विच मीन्स बेबी को रिवाइव की करने की जरूरत है या बेबी डेड है, ठीक है। अगर बेबी हाईली फ्लेक्स्ड है, एक्सट्रीमिटीज हाईली फ्लेक्स्ड है, इट मींस बेबी नॉर्मल है, ठीक है। स्क्वायर विंडो चेक करेंगे, स्क्वायर विंडो क्या है, रिस्ट का जो विंडो है, रिस्ट का एंगल हमारे फिंगर्स और रिस्ट का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेबी टर्म बेबी में जो एंगल होता है वो 0 होता है, ठीक है, फ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर
प्रीटर्म बेबी है तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। आर्म रिकॉयल, आर्म रिकॉयल मतलब जो बेबी के आर्म्स है वो पीछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री से कम है इट मींस बेबी टर्म बेबी है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा हो रहे हैं 180 डिग्री, बहुत ही लचीला बेबी है, बहुत ही फ्लासिड बेबी है, तो क्या होगा, प्री मैच्योर बेबी, राइट। देन पॉपरेटियल एंगल चेक करेंगे, ठीक है। पॉपरेटियल एंगल क्या है, जो हमारा नी के एरिया का एंगल, मतलब नी और जो हमारा थाई उसका जो एंगल बनता है, ठीक है। नी और जो थाई का एंगल बनता है काफ मसल्स का, वो यहाँ पे असेस करेंगे, राइट। तो अगर वो 180 डिग्री या उससे ज्यादा जा रहा है इट मीन्स बेबी प्री मैच्योर है, 90 डिग्री जा रहा है उससे कम जा रहा है इट मीन्स बेबी मैच्योर है। देन स्कार्फ साइन चेक करेंगे। स्कार्फ साइन क्या होता है, ये जो हमारी एल्बो होती है वो मिडिल ऑफ द जो मीडियन लेयर होती है, मीडियन लाइन होती है उसके बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाहर जा रही है मतलब बेबी बहुत लचीला है, मतलब प्री मैच्योर बेबी है। अगर वो स्कार्फ जो हमारी एल्बो है वो मीडियन लाइन को नहीं क्रॉस कर पा रही है, हमारे में भी नहीं क्रॉस कर पाती यूजुअली, ठीक है, पर बेबी में और नहीं क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं क्रॉस कर पा रहा है इट मीन्स क्या है, बेबी टर्म बेबी है। हील टू ईयर चेक करेंगे, अगर इजिली हील टू ईयर टच हो रहा है इट मीन्स बेबी टर्म, प्री टर्म बेबी है, प्री मैच्योर है। अगर थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है इट मीन्स बेबी टर्म बेबी है, ओके। देन हम फिजिकल मैच्योरिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लैनुगो प्रेजेंट नहीं होगा, स्किन कैसी होगी, स्टिकी, फ्राइबल, ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। कब, जब बेबी प्री टर्म है, ओके। जब बेबी टर्म है तो अच्छे से हमें स्मूथ पिंक विजिबल वेन्स देखेंगी, ठीक है। अब प्लांटर सरफेस देखेंगे क्रीजेस के लिए, ब्रेस्ट देखेंगे हमने ऑलरेडी देख लिया है, आई ईयर्स देखेंगे, ठीक है। जेनिटेरिया देखेंगे मेल एंड फीमेल का, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। देन हम आते हैं हमारे फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो मसल टोन देखते हैं, जॉइंट मोबिलिटी देखेंगे, जॉइंट मोबिलिटी लेस होती है प्रीटर्म बेबीज में, ठीक है। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन चेक करेंगे, ओके, लेंस का। नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। न्यूबॉर्न असेसमेंट में मेजरली हम जो चेक करते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सेस है, राइट। तो फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स। जब आप बेबी का ये चीक पे फिंगर पुट करेंगे तो बेबी क्या होगा, बेबी अपने आप अपना मुंह फिंगर के साइड में टर्न कर लेगा, ठीक है। बेबी अपना आप मुंह क्या करेगा, फिंगर के साइड में टर्न कर लेगा, ठीक है। कब आता है, 3 to 4 months when awake and 7 to 8 months when asleep disappear हो जाएगा। 3 से 4 मंथ पे जब बेबी जगता रहता है तब ये डिसअपियर होगा, और सोने के समय कब डिसअपियर होगा, जब बेबी सोएगा। 7 से 8 मंथ पे जब बेबी सो रहा होगा उस टाइम पे भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जगते हुए बेबी कब डिसअपियर होगा, 3 से 4 मंथ पे जगने में बेबी डिसअपियर हो जाएगा ये रिफ्लेक्स, और 7 to 8 मंथ पे जब बेबी सो रहा होगा उस टाइम पे भी डिसअपियर हो जाएगा। सकिंग रिफ्लेक्स, जब बेबी का लिप्स टच करोगे तो बेबी क्या करेगा, सक करने की कोशिश करेगा, ये धीरे मतलब डिमिनिश होता है, कम होता है कब, 6 मंथ पे। स्वैलोइंग रिफ्लेक्स, स्वैलो में कुछ भी डालोगे तो बेबी स्वैलो कर जाएगा, कभी डिसअपियर नहीं होता है, क्योंकि हम भी वही कर सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स, when more food is taken into the mouth that can be successfully swallowed, जब ज्यादा खा लो तो सक्सेसफुली swallow हो जाएगा, वो भी कभी डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। स्नीजिंग एंड कफिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग भी कभी डिसअपियर नहीं होगा। ब्लिंकिंग, आईज ब्लिंक करते हैं ब्लाइंड राइट पे, कभी डिसअपियर नहीं होगा। डॉल्स आई, जब हम क्या करेंगे, बेबी का हेड टर्न करेंगे तो बेबी की जो आईज होंगी वो क्या होंगी, लैग होंगी दूसरे साइड में, ठीक है, उसी साइड में जिस साइड में पहले बेबी का हेड था, ठीक है। तो ये कब डिसअपियर होगा, जब बेबी की आई जो होंगी आईबॉल्स फिक्सेशन होगा, ठीक है। पामोग्राफ्स क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पाम में पकड़ाएंगे तो बेबी पकड़ लेगा यूजुअली, ये 6 वीक to 3 मंथ्स पे डिसअपियर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स, जब बेबी को आप ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, बेबी का जो पैर होंगे वो हवा में ऐसे डांस या स्टेपिंग करेंगे, ठीक है। फ्लैट सरफेस या फर्म सरफेस जब टच करेगा तो डांस करने के दिखेगा हमें। डिसअपियर विद इन 3 to 4 वीक्स।
मोरो या स्टार्टर रिफ्लेक्स, जब बेबी को लाउड साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा या बेबी को हल्का सा उछाला जाएगा तो क्या करता है बेबी, अबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ लेग्स, ठीक है, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ लेग्स करेगा। तो इट मींस क्या कर रहा है बेबी, फैनिंग हमें देखने को मिलेगी, जिससे हम ये इसको हम क्या कहते हैं, मोरो या स्टार्टर रिफ्लेक्स। कब डिसअपियर होगा, स्ट्रॉन्ग अप टू 2 months एंड डिसअपियर बाय 3 to 4 months। क्लियर। तो हमें न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस देखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉलो अप असेसमेंट। ये हमारा हो गया विद इन द 24 आवर असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सब्सिक्वेंट या फॉलो अप असेसमेंट या फर्स्ट डे एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट डे एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या करना है, वाइटल साइंस लेने हैं, ठीक है, जनरल बिहेवियर लेना है बेबी का, फीडिंग बिहेवियर बेबी खा कैसे रहा है, पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन कैसे बेबी एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना है, जेस्टेशनल असेसमेंट फिर से करना है, ठीक है, स्किन असेस करनी है बेबी की, हेड, फेस, आईज, नोज, ईयर्स, मतलब बेसिकली हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वाइटल साइंस। तो बेबी का टेम्परेचर कौन से मेथड से लेंगे, एक्सिलरी मेथड, ओके, हमेशा याद रखना बेबी का टेम्परेचर किससे लेना है, एक्सिलरी मेथड। टेम्परेचर कितना होगा यूजुअली 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। रेस्पिरेशन कितना होगा 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर 80/40 to 60/25 mm Hg। पल्स 120 to 160 बीट पर मिनट। जनरल बिहेवियर में हम क्या क्या चेक करेंगे, बेबी का पोस्चर कैसा है, पोजीशन क्या है, अलर्टनेस कैसी है, एक्टिव कैसा, मतलब बेसिकली अबगार स्कोर ऑब्वियसली, स्लीपिंग पैटर्न एंड रिफ्लेक्सेस, ये सब हम चेक करेंगे। देन फीडिंग बिहेवियर चेक करेंगे, बेबी का सकिंग एंड swallowing रिफ्लेक्स कैसा है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है बेबी को, ठीक है, फ्रोदीनेस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। फ्रोदीनेस मीन्स कि बेबी के मुंह से सलाइवा तो बहुत ज्यादा सिक्रीट नहीं कर रहा है, बेबी के मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, इट मीन्स क्या है, बेबी को TEF है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, मतलब जो ट्रैकिया है और इसोफेजस जो है वो क्या हो गई है, आपस में कनेक्ट हो गई है, फिस्टुला बन गया है, इस वजह से फ्रोदीनेस ज्यादा हो रही है, ओके, वो हमें चेक करना है। चोकिंग चेक करना है, ठीक है, चोकिंग अगर हुआ है, चोकिंग मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है, फंस गया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, बेबी को बैक स्लैप्स देते हैं। कैसे, एक चेयर पे बैठेंगे, बेबी को अपने हैंड में रखेंगे, ठीक है, बेबी का फेस अपने हैंड में रखेंगे और अपने फोर आर्म से सपोर्ट करेंगे बेबी को इन अ हॉरिजॉन्टल दिस डायरेक्शन। देन क्या करेंगे, बेबी को बैक स्लैप्स देंगे, कहाँ पे, स्कैपुला ब्लेड्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देने कितने, 5। फिर हमें क्या करना है, बैक स्लैप्स देने हैं इन बिटवीन द स्कैपुला, कितना, 5। ये प्रोसीजर हमें तब तक करना है, कब तक, जब तक बेबी का चोकिंग रिलीफ ना हो जाए या बेबी का क्या हो जाए, बेबी को अरेस्ट ना आ जाए, मतलब बेबी का रेस्पिरेशन एंड पल्स एब्सेंट ना हो जाए, तब तक हमें करना है, ठीक है। अगर बेबी रिलीफ हो जा रहा है चोकिंग से तो इट्स गुड फॉर अस, ओके, जस्ट वी विल गो फॉर ऑब्जर्वेशन। if pulse and respiration gets absent, then what we have to do, we have to go for CPR, right? So we will go for infant CPR or newborn resuscitation, okay? So pattern of elimination then देखेंगे। pattern of elimination में यूजुअली क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टूल पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिकोनियम, ठीक है, मिकोनियम एंड यूरिन चेक करेंगे, एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है। जो यूरिन पास होती है, द न्यू यूनिट पासेस यूरिन एंड मिकोनियम विद इन 24 आवर्स आफ्टर फर्स्ट फ्यू डेज, द बेबी वॉइड्स 10 to 15 टाइम्स एंड एवरेज 6 stools पर डे, ठीक है, 10 से 15 टाइम क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है और 6 stools पर डे बेबी पास करेगा, एंड विद इन 24 आवर्स जो मिकोनियम है वो पास कर देता है बेबी, ठीक है, ओके। So I hope till here everyone understand. Next, what we have to do? We have to go for anthropometric measurement.
हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है 35 to 37 सेंटीमीटर। रिंपल शर्मा की बुक में आपको मिलेगा 33 to 35 सेंटीमीटर। पर जहाँ पे 33 to 35 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस है, वहां पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होगा 31 to 33 सेंटीमीटर, राइट। सो मेक श्योर कि जो हमारा कौन सी बुक से हम पढ़ रहे हैं उसमें मैटर करता है, बट मेक श्योर कि हमेशा बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होता है, बट इन एडल्ट इट इज जस्ट अपोजिट। ओके, तो ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होगा 33 to 35 सेंटीमीटर। वेट कितना होगा 2.5 to 3 kg इन इंडियन ओरिजिन बेबी। ओके, देन लेंथ कितनी होगी 48 to 53 सेंटीमीटर और एवरेज कितना है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल गो फॉर जेस्टेशनल असेसमेंट। फर्स्ट डे पे करेंगे तो अभी करने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्किन के लिए जाएंगे, साइनोसिस चेक करेंगे, जॉन्डिस तो नहीं है, पैलेट तो नहीं है, प्लिथोरा तो नहीं है, ठीक है। लैनुगो हेयर्स कितने प्रेजेंट है या एबेंडेंटली प्रेजेंट है या एब्सेंट है, स्पार्स है, वो चेक करेंगे। वर्निक्स कैसियोसा जो क्रीमी लेयर होती है ऑन द होल बॉडी, वो प्रेजेंट है क्या, वो प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, पर वो धीरे धीरे हमें उसको घिस के नहीं हटाना है, ठीक है। हम वो बेबी को केयर करेंगे, धीरे धीरे वो वर्निक्स कैसियोसा अपने आप ही हट जाता है, ठीक है। जेली लाइक होता है। देन स्किन टर्गर असेस करना है फॉर बेबी डिहाइड्रेट तो नहीं हो सकते क्योंकि बेबी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। एडिमा तो प्रेजेंट नहीं, एकाइमोसिस तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अंडरलाइंग एनी टिश्यूज, ठीक है। टॉक्सिकम एरिथीमिया टॉक्सिकम रैशेस तो अपीयर नहीं है, ठीक है। मंगोलियन स्पॉट देखना है बेबी का, इट इज नॉर्मल, ठीक है, कम्प्लीटली नॉर्मल। 12 मंथ या 18 मंथ के अंदर अंदर डिसअपियर हो जाता है। शुड वी लुक फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी एब्रेशंस एंड लेसरेशन तो नहीं है, ठीक है। फिंगर टिप्स के ऊपर देखना है, ठीक है। एंड वेल डेवलप्ड और एब्सेंट अगर देखना है, एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया तो नहीं है, अगर नेल ब्लड्स नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ हेड। हेड में बेबी का कार्पेट सेक्सिडर्मल सेफेलोहेमाटोमा तो नहीं है। अब अच्छा ये बताइए कार्पेट सेक्सिडर्मल सेफेलोहेमाटोमा में अंतर क्या है। तो कार्पेट सेक्सिडर्मल क्या होता है, जब बेबी का पूरा हेड क्या होगा लार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कार्पेट सेक्सिडर्मल की ब्लीडिंग होती है वो सूचर लाइन को क्रॉस करती है, पर सेफेलोहेमाटोमा में सिर्फ वन सूचर पे ही वो ब्लीडिंग होती है, इस वजह से वन साइड में ही स्वेलिंग होती है, ठीक है। मोल्डिंग चेक करना है, फोर्सेप डिलीवरी हुई है तो कोई मार्क तो नहीं है, एसिमेट्री तो नहीं है, एंसेफेलोसील या फिर अदर कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। हेयर कैसा है, वूल और फजी तो नहीं है, वूल और फजी है इट मींस हेयर बेबी क्या है प्रीमेच्योर बेबी है। फेस चेक करना है, बेबी की सिमेट्री, फेशियल सिमेट्री, पैरालिसिस तो नहीं है, ठीक है। शेप चेक करना है, स्वेलिंग एंड ऑल, ठीक है, ये सब चेक करना है। देन आईज चेक करना है, अगर ब्लू स्क्लेरा है इट मींस बेबी को क्या है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। येलो स्क्लेरा है इट मींस जॉन्डिस। अगर ब्रश फील्ड स्पॉट है इट मींस डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आई का प्लेसमेंट चेक करना है बिटवीन द टू आईज। यूजुअली जो टू इनर कैंथस का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2 सेंटीमीटर, राइट। पिपली साइज चेक करनी है, स्ट्रैबिस्मस तो नहीं है, सब कंजक्टाइवल हैमरेज तो नहीं है, रेडियस डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है स्क्लेरा का। देन ईयर्स चेक करना है, कार्टिलेज सफिशिएंट है, स्किन टैग्स तो नहीं है, ठीक है, ये सब चेक करना है। देन माउथ चेक करना है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट में जो लिप या पैलेट है वो डिवाइड हो गया इन टू, ठीक है। माउथ कैविटी की साइज चेक करनी है, ओरल ओपनिंग चेक करनी है, इससे फेशियल ओपनिंग है या नहीं है, टंग की साइज चेक करनी है, नेजल टीथ कितने हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बच्चों को नेजल टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो चेक करना है। एब्सटेंट पियर्स चेक करना है, ठीक है, स्पॉट्स होते हैं। फ्रेनुलम लिंगुअम चेक करना है, टंग टाइट तो नहीं है, मतलब टंग कहीं पे फंसी तो नहीं है, सकिंग कैलोसिटीज तो नहीं है कि बेबी सक नहीं कर पा रहा हो, ब्लिस्टर्स तो नहीं है, ओरल इन्फेक्शन या कैंडिडा इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। नेक चेक करना है कि क्लैविकल का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, ठीक है। मोबिलिटी चेक करनी है नेक की, हाइपर सेक्शन तो नहीं है, टॉर्टिकोलिस तो नहीं है। टॉर्टिकोलिस मतलब कि जो हेड जो नेक होता है वो ट्विस्ट हो गया है, ठीक है, कभी कभी होता है ना नेक अकड़ जाता है, उसी को हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। कोई मास तो नहीं है, ठीक है, ट्राइसोमी तो नहीं है, वेबिंग तो नहीं है। चेस्ट चेक करेंगे शेप का, निपल के शेप का, ठीक है।
रिट्रैक्शन तो नहीं है, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी असेसमेंट करेंगे बेसिकली। यूजुअली क्या होता है जब बेबी डिलीवर होता है तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने के चांसेस होते हैं विद इन द 3 days। क्यों? क्योंकि विथड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन बेसिकली ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है, मतलब ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है। रेट रिदम एबनॉर्मल साउंड्स चेक करना है, एब्डोमेन के लिए चेक करना है, बाउल साउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। हर्निया तो नहीं है, इम्फेलोसील, ठीक है, गैस्ट्रोकाइसिस ये तो नहीं है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ चेक करनी है, ठीक है। रेस्पिरेशन चेक करना है, देन कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, किडनी पाल्पेट करना है, लीवर पाल्पेट करना है, ठीक है। एब्डोमेन को फुली पाल्पेट करना है, इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये सब करना है, सारे क्वाड्रेंट्स के बाउल साउंड सुनने हैं, जेनिटेलिया चेक करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जेनिटेलिया में हमें मेजरली क्या देखना है, ठीक है। हाइमन टैक्स भी देखना है। साथ ही साथ क्या होता है, सीडो मेंस्ट्रुएशन आता है अगर फीमेल है। सीडो मेंस्ट्रुएशन मतलब पिंकिश डिस्चार्ज होगा, पिंकिश या वाइटिश डिस्चार्ज थ्रू द वजाइना। क्यों? क्योंकि विथड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से। फुल टर्म मेल बेबी में क्या चेक करना है, स्क्रोटम चेक करना है, पिगमेंटेशन, रिंकलिंग, ठीक है। पेनिस चेक करना है कि हाइपोस्पैडियासिस, एपिस्पैडियासिस, फिमोसिस या एबनॉर्मल लेंथ तो नहीं है, ठीक है। हाइपोस्पैडियासिस एंड एपिस्पैडियासिस क्या है? जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो पेनिस के टिप पे ना होके पेनिस के एंटीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट हो। एम्बिगस जेनिटेलिया तो नहीं है। एम्बिगस जेनिटेलिया मतलब अस्पष्ट जेनिटेलिया, मतलब मेल के भी ऑर्गन्स हैं और फीमेल के भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हाइड्रोसील तो नहीं है, स्क्रोटम में फ्लिट तो फिल नहीं हो गया, ठीक। इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है, इन सब के लिए हमें चेक करना है। देन बैक चेक करना है, स्पाइनल कर्वेचर कैसा है, ठीक है। काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस ये तो नहीं है। टफ टफ हेयर्स प्रेजेंट होंगे तो इट मीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। मेनिंजोसील, मेनिंजोमायोसील, एनेंसेफेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये सब तो नहीं है, वो हमें चेक करना है। बटक्स चेक करना है, बटक्स में हमें मंगोलियन स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। एनल ओपनिंग चेक करनी है, फिशर्स तो नहीं है, डिवाइडेशन तो नहीं है। देन हमें हिप्स पे आना है, हिप्स में कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव ऑर्टोलनी साइन से एंड बार्लो साइन से, ठीक है। या एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड्स तो नहीं है। एक्सट्रीमिटीज चेक करेंगे, फ्रैक्चर तो नहीं है पेशेंट को, सॉरी बेबी को, पैरालिसिस तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशंस कराएंगे, ठीक है। फिर इरेगुलर पोजीशन तो नहीं है, क्लब फुट तो नहीं है, ठीक है। सिंडेक्टाली मतलब जो फिंगर्स हैं वो फ्यूज तो नहीं है। पॉलीडेक्टाली चेक करेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो एक फिंगर ज्यादा तो नहीं है, जैसे कुछ कुछ पर्सन्स को 5 की जगह 6 फिंगर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीडेक्टाली, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। स्पेशल सेंसेस चेक करेंगे, ठीक है। स्पेशल सेंसेस में बेबी को सारे सेंसेस के लिए असेस करेंगे, रिफ्लेक्सेस असेस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ नियोनेट, मतलब डेली हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है नियोनेट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नियोनेट शुड बी ऑब्जर्व डेली ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। मदर एंड बेबी शुड बी अप्रोच 2 times daily and information should be collected from the mother or caretaker about the feeding, behavior, vomiting, passage of stool and urine, sleep and presence of any problem, ठीक है। तो डेली हमें हॉस्पिटल स्टे के टाइम पे डेली न्यूबॉर्न असेसमेंट करना है और बेबी का जो भी बिहेवियर है वो हमें मदर को एटलीस्ट दिन में 2 बार पूछना है। देन बेबी को असेस करना है हाइपोथर्मिया के लिए, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं आया है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, अम्बिलिकल सेप्सिस, ओरल थ्रश या स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। ओरल थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। द न्यूनेट शुड बी मॉनिटर, फिर हमें क्या करना है? न्यूनेट के लिए न्यूनेट को मॉनिटर करना है डेंजर साइंस के लिए, ठीक है। डेंजर साइंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं कि अगर बेबी पुअर फीडिंग कर रहा है, सकिंग एंड swallowing रिफ्लेक्स पुअर है, ठीक है। बेबी का बॉडी कोल्ड है, मतलब बेबी हाइपोथर्मिक है, बेबी एक्टिव नहीं है, बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे हैं? बहुत तेज हो रहे हैं, चेस्ट डिटैक हो रहा है, ठीक है, बार बार। ब्लू डिस्कलरेशन है लिप्स का या टंग का, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्रूलिंग हो रहा है, फ्लोदीनेस हो रहा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कब होता है, ठीक है। लेबर्ड रेस्पिरेशन है,
ठीक है, अपनिया है, अपनिया क्या होता है, 10 सेकेंड का सेसेशन ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जॉन्डिस देखने को मिला विद इन 24 आवर्स, ठीक है, कोई भी यूरिन नहीं पास हुई 48 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर मिकोनियम पास नहीं हुआ, वो भी एक डेंजर साइन है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं बेबी को, ब्लीडिंग हो रही है किसी साइड से, अम्बिलिकल डिस्चार्ज हो रहा है, सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डायरिया, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये सब क्या है, डेंजर साइंस है विच वी हैव टू ओवरकम। नेक्स्ट, डिस्चार्ज के टाइम पे हमें क्या क्या असेस करना है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें हॉस्पिटल में नियोनेट को असेस करना है, डिटेल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, नियोनेट की फीडिंग चेक करनी है, बेबी वार्म है, पिंक है, सोल्स भी पिंक है, ठीक है, कोई भी डेंजर साइन प्रेजेंट नहीं है, तभी हम बेबी को डिस्चार्ज करेंगे। मदर को भी एडवाइस करना है कि बेबी की एसेंशियल केयर करे, ठीक है, अगर कोई भी डेंजर साइन आता है तो बेबी को हॉस्पिटल लाए या डॉक्टर से कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें एंड फॉलो अप के लिए रेगुलर आते रहे। नेक्स्ट, तो ये हमारा न्यूबॉर्न असेसमेंट खत्म होता है। तो बेसिकली हमने न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या क्या पढ़ा बच्चों, तो न्यूबॉर्न असेसमेंट में बेसिकली एक ऐसा असेसमेंट प्रोसीजर है जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और विद इन 24 आवर्स और एट द डिस्चार्ज टाइम और आफ्टर दिस डिस्चार्ज व्हेन बेबी इज कमिंग फॉर फॉलो अप वी हैव टू असेस द बेबी, ठीक है, अगर हम बेबी को असेस अच्छे से करेंगे तो बेबी के लाइव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रोसीजर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट टाइम पे हमें असेसमेंट करना है, क्या इमीडिएट टाइम पे असेसमेंट करना है, क्या क्या करना है, क्राई, रेस्पिरेशन, पल्स, ठीक है, और स्किन कलर, राइट, ये 4 असेस करने हैं, ठीक है, उसके बाद अबगा स्कोरिंग करनी है, राइट, फिर रिव्यू करना है मैटरनल एंड पेरिनेटल हिस्ट्री, फिर जेस्टेशनल एज असेस करनी है, ठीक है, फिर क्या करना है, हेड टू फुट एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज और आफ्टर फॉलो अप असेसमेंट करना है किसका, न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है, so these are all about newborn assessment, so thank you students, and I hope this class will be helpful for you in the exams also and for making notes too, okay, so please stay connected with us, okay, stay connected with us with Anurajan nursing classes, okay, so please share, like and subscribe our channel. Thank you so much.